बीजेपी ने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चुनाव में न सिर्फ 2024 का संदेश दे दिया है, बल्कि यह भी तय हो गया है कि विपक्ष के जाति आधारित मुद्दों की काट अब बीजेपी के पास है। यूपी से लेकर बिहार और झारखंड से लेकर ओडिशा और बंगाल तक के जातीय समीकरणों को एक ही दांव में साध लिया गया है। अब लगातार ओबीसी के मुद्दे को लेकर सवाल उठाने वाली कांग्रेस न सिर्फ बैकफुट पर होगी, बल्कि खिसकते जनाधार के बीच राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी जैसे नेताओं को बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक का तोड़ निकालने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी होगी। बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग प्लान से साफ है कि ओबीसी, आदिवासी और सवर्णों को साधने के लिए सिर्फ एक ही दांव काफी है। ऐसे में 24 की लड़ाई के लिए INDIA गठबंधन आगे क्या करेगा और मोदी शाह के इस विजय के गेम प्लान का सामना कैसे करेगा, ये एक बड़ा सवाल होगा। मां बहस में आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। ओबीसी, आदिवासी, ब्राह्मण 24 में जीत का प्रण। बीजेपी के 3 इक्के, 2024 जीत के इरादे पक्के। मोदी शाह का दांव, इंडी गठबंधन में तनाव। हमारा भी ओबीसी था, इन्होंने ओबीसी दिया, ठीक है, वो इशू नहीं है। सवाल यह है कि स्ट्रक्चर के अंदर कितनी भागीदारी है। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, मगर सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। 90 अफसर में से 3 ओबीसी हैं और जो ओबीसी हैं उनका कोने में ऑफिस है। तो मेरा पॉइंट है कि सरकार का सिस्टम, हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है। सोशल इंजीनियरिंग प्लान, विजय का गेम प्लान। जो फूट डालने वाले लोग हैं, जो विकास नहीं चाहते हैं, वे जाति के नाम पर बांटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जाति के नाम पर बांट करके इन्होंने विकास को बाधित किया था और ये विकास के बैरियर है। हम इस बैरियर को हटाएं और हमें एकता के लिए कार्य करना है, देश की एकात्मता के लिए कार्य करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण में अपना योगदान देना है। अखिलेश, माया, ममता, अब फैसला करेगी जनता। धर्म, जाति और विकास, 24 की आस। बीजेपी के 3 इक्के 2024 में जिताएंगे बाजी। मोदी शाह के दांव की INDIA गठबंधन क्या काट ढूंढ पाएगा? बीजेपी को सोशल इंजीनियरिंग प्लान से मिलेगी क्या 2024 में विजय? ये वो सवाल है जो इस डिबेट में आज हम पूछेंगे तमाम पैनलिस्ट से, और इसी पर फोकस रहने वाली है हमारी आज की डिबेट। मोदी शाह के दांव की काट ढूंढ पाएगा विपक्ष? जिस तरह 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों के माध्यम से सोशल इंजीनियरिंग का प्रदर्शन बीजेपी ने किया है, क्या उस प्लान से बीजेपी को फतेह मिलेगी और उसकी काट आखिर क्या होगी? आज इसी पर करेंगे हम चर्चा, और उसके लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रदीप सिंह जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, रतिमान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए, प्रोफेसर गंगा सहाय हमारे साथ दलित चिंतक के रूप में हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ शरद तिवारी जी जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। तो शुरुआत प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव आपसे। 3 राज्यों में बीजेपी ने मुख्यमंत्री का जो चेहरा दिया है, उसके माध्यम से 2024 में उसकी जो सोशल इंजीनियरिंग या कास्ट इंजीनियरिंग रहने वाली है, उसकी झलक भी सामने है। अब बताइए, आप लोग भी पीडीए की बात कर रहे थे, इसकी कोई काट, इसका कोई जवाब है क्या INDIA गठबंधन के पास? आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद झूठ पर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने जनादेश का अपमान किया है, जिसने जनादेश को अपमानित किया है, लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया है। चाहे आज नहीं, आप पुराने जमाने से उठा के देख लेंगी। आपको अगर याद होगा 2017 का चुनाव जो था उत्तर प्रदेश का, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम ओबीसी मुख्यमंत्री बनाएंगे, और इस आधार पर चुनाव लड़ी थी। और जब लोगों ने जनादेश दिया, जनता ने इनको वोट दिया कि ओबीसी मुख्यमंत्री बनेगा, तो वहां पे केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री ना बना करके स्टूल मंत्री बना दिया।
और योगी आदित्यनाथ जो कि चुनाव ही नहीं लड़े थे और उनको पैरासूट से लाके मुख्यमंत्री बना दिया। ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। और भारतीय जनता पार्टी को आप चाहे गुजरात में देख लीजिए, 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ गए। आप उत्तराखंड में जाके देख लीजिए, पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव हार गए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश का अपमान करके उनके ऊपर अलग अलग नेता थोपते हैं। इसका कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी में 2 ही लोग डिसीजन लेते हैं, अमित शाह और मोदी। अब उनकी जो पसंद होगी, चाहे जनता की पसंद हो चाहे ना हो, जो उनकी पसंद होगी मुख्यमंत्री वही बनेगा। रही बात जो आप मध्य प्रदेश की बात कर रही हैं, मध्य प्रदेश में जो मोहन यादव जी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया है, मैं उनका बता रहा हूं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और मां सीता का तलाक हो गया था, जिससे आहत होकर के मां सीता ने आत्महत्या कर ली थी। तो पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ भी नहीं है फिलहाल, भारतीय जनता पार्टी ये तय कर दे कि क्या इस लाइन के साथ भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर इस लाइन के साथ है तो स्पष्ट करे। तो भारतीय जनता पार्टी जो कथनी करने में फर्क बता रहा था, कुल मिलाकर आप बीजेपी पर, उनके चेहरों पर सवाल उठाएंगे, सवाल खड़े करेंगे। ठीक है, एक सूबे के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वो सनातन का अपमान कैसे कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी ऐसे आदमी जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य करते रहते हैं, बिल्कुल जैसे शफीकुर रहमान वर्क करते रहते हैं। आपकी पार्टी के लिए तो नई बात नहीं है धर्मेंद्र जी। मोहन यादव जी ने जो अपमान किया, क्या उसको बनाना चाह रही भारतीय जनता पार्टी? क्या सनातन का अपमान करने वाले मुख्यमंत्री बनाएगी? मैं यही आपसे बताना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है वो सामने आ जाता है। ठीक है, कुल मिलाकर आप चेहरों पर सवाल खड़े करेंगे, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि जातिगत जनगणना की बात आप लोग पूरे चुनाव में उठाते रहे। आपको नहीं लगता कि उसी का एक मॉडल बीजेपी ने पहले इंप्लीमेंट कर दिया सामने? इसका क्या जवाब आपके पास? मैं लौटूंगी, लेकिन एक बार सभी लोग, मैं आ रही हूं धर्मेंद्र जी, एक बार सब लोग अपनी बात रख ले। यही सवाल फिलहाल प्रदीप सिंह जी के लिए। प्रदीप जी, देखिए, साफ और स्पष्ट है कि आप मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मुद्दा ये नहीं है कि वहाँ मुख्यमंत्री कौन है। मुद्दा ये है, अगर आप ओबीसी की बात कर रही हैं तो ओबीसी के लोगों को मौके कितने मिले। आप लगातार रिजर्वेशन की पद्धति को समाप्त करके जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था कर रहे हैं और उसके माध्यम से रिजर्वेशन की व्यवस्था को समाप्त कर रहे हैं, चाहे विश्वविद्यालयों की स्थिति देख लीजिए, आप किसी भी कैंपस की स्थिति देख लीजिए, लगातार आप रिजर्वेशन सिस्टम को समाप्त करने की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। और रही बात मध्य प्रदेश या राजस्थान की, मध्य प्रदेश राजस्थान में किसी की सरकार बन जाने का मतलब 24 में ये स्वरूप के नहीं हो गए। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव होता है उसके परिणाम भी आपके सामने हैं। तो निश्चित तौर पर हम ये कह रहे हैं कि अगर सही मायने में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी और एससी के पक्ष में बात कर रही है तो परिणाम भी दिखने चाहिए। इनके नेता लगातार ओबीसी के खिलाफ बयान देते हैं, आरक्षण चाहे मोहन भागवत से लेकर लगातार बड़े से बड़े नेता रिजर्वेशन के खिलाफ इनके बयान आते रहे हैं। तो अब ये स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि ये आरक्षण समर्थक हैं या आरक्षण विरोधी हैं, ये चीजें भी स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक है, प्रोफेसर गंगा साय हमारे बीच में, दलित चिंतक। प्रोफेसर गंगा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? जी। राजस्थान में आज सवर्ण मुख्यमंत्री ब्राह्मण समाज से आते हैं और 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, जिनमें से एक दलित कम्युनिटी से आते हैं। तो जिस सोशल इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं, 2024 के लिए बीजेपी ने अपना फॉर्मूला सेट कर दिया है। अब इसका जवाब INDIA गठबंधन के पास क्या होगा? क्योंकि वो जिस जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, जिस ओबीसी दलित अलग अलग कॉम्बिनेशन इससे जुड़ा हुआ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका बड़ा संदेश तो बीजेपी ने अभी से दे दिया। देखिए, एक प्रकार से जाति जनगणना के मुद्दे की जीत ही है जब भाजपा को अपने चर्चित चेहरों को छोड़ करके ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है जिनको लोग नहीं जानते हैं, जो मुख्यधारा की राजनीति में उतना बड़ा कद नहीं रखते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आई वहां से जब जाति जनगणना का सवाल उठा और ऐसे लगा कि 2024 का चुनाव जाति जनगणना पर ही केंद्रित होने वाला है। अभी भी मुझे लगता है कि जाति जनगणना बहुत बड़ा मसला है कि ये आंकड़े सामने आए कि किसकी कितनी जनसंख्या है और उसके पास कितने संसाधन हैं। भाजपा ने एक अपना बहुत बड़ा कदम तो उठाया है और निश्चित तौर पर इससे उसको जो नुकसान होने वाला था वो नुकसान के पहले की तुलना में कम होगा। लेकिन फिर भी आप देखें कि मुद्दे जो दलितों के मुद्दे हैं, आदिवासियों के मुद्दे हैं, पिछड़ों के मुद्दे हैं, वो सिर्फ चेहरा सामने खड़ा करने से कुछ नहीं होगा।
उनके मुद्दों को क्या भाजपा ने अपने करीब करीब 10 साल पूरे हो रहे हैं केंद्र सरकार, लेकिन जो मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं प्रोफेसर गंगा सहाय, जो पार्टियां दलितों और आदिवासियों या फिर पिछड़ों के मुद्दों की बात करती हैं, उनकी जब सरकारें रही तो उन्होंने उन मुद्दों पर कितना काम किया? बीजेपी ने कम से कम मुख्यमंत्री दे दिया, देश को राष्ट्रपति दे दिया, इसका क्या जवाब है? देखिए, उन पर कम से कम जो वंचित समूह के लोग हैं वो भरोसा करते हैं कि हमारे समाज से हैं, उनसे हम मिल सकते हैं, और उनकी राजनीति इसी पे टिकी हुई है। अब वो अपने सवालों पे उतने खरे नहीं उतर पाए, जैसे चाहे बहन जी का सवाल है या जो पिछड़े नेता हैं उनका सवाल है, कि वो पिछड़ों के या दलितों के सवालों पर उस तरह से खड़े नहीं हो पाए। अब हमने राष्ट्रपति तो उनको दे दिया, लेकिन बड़ी से बड़ी आदिवासी उत्पीड़न की घटना घट जाए, राष्ट्रपति जी उस पर मौन रहती हैं। ऐसे ही इन मुख्यमंत्रियों का और इनका हाल होने वाला है, क्योंकि ये पार्टियों के नेता हैं, ये समाज के नेता नहीं है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में है रतिभान त्रिपाठी जी। रतिभान जी, आप इस पर प्रकाश डालिए। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा, जिस जातिगत जनगणना के मुद्दे को खड़ा किया जा रहा था, चुनाव में प्रमुखता से उठाया जा रहा था, 24 के लिए भी यह मुद्दा तैयार था, लेकिन इसका जवाब क्या बीजेपी ने दिया है मजबूत तरीके से? अभी मैं एक बात सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, तो एक शेर मुझे याद आया कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। जाति की बातें करना, ओबीसी का नाम गिनाना, जाति जनगणना की बात करना, और तरह तरह के जो जितने भी वितंडावाद हो सकते थे वो सब कुछ खड़े किए गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कुछ ऐसा चमत्कार किया कि ये सारे मुद्दे फेल कर गए। ये तो प्रकारांतर से जाति जनगणना की हार है, ये धारा 370 के खिलाफ जो बातें हो रही थी उसकी भी हार है, और कई मुद्दे, कई मसले आए जिन पर ये राहुल गांधी जी ने या फिर अखिलेश यादव जी ने जो बातें कहीं वो सब धराशायी हो गई, और एक नए किस्म का जनादेश आया। और जो मौजूदा रणनीति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने खड़ी की है, उसमें एक राज्य में ब्राह्मण मुख्यमंत्री, एक राज्य में दलित अनुसूचित जाति जनजाति का मुख्यमंत्री यानी आदिवासी मुख्यमंत्री, और एक राज्य में बैकवर्ड मुख्यमंत्री यानी यादव मुख्यमंत्री। ये मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री दोनों राज्यों बिहार और तो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा संदेश है कि एक ही परिवार का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, उस कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए जो नीचे से काम करते हुए आगे बढ़ा है। उन लोगों को केवल राजा रानी का राज नहीं चलना चाहिए, या एक पार्टी के परिवार के लोगों का राज नहीं चलना चाहिए। ठीक है, ये सीधा सवाल प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव नेतृत्व, क्योंकि उत्तर प्रदेश के विपक्षी गठबंधन को भ्रष्टाचार के साथ साथ परिवारवाद पर भी घेरा जाता है, और जब ऐसे चेहरों को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं संदेश ये भी होता है कि एक आम कार्यकर्ता भी बीजेपी जैसी पार्टी के अंदर ये हैसियत रख सकता है कि वो कभी प्रदेश की कमान संभाले। आस्था जी, मैं एक शेर से इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। न तेरा है न मेरा है, हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। ये समझना चाहिए इनको। ठीक है, रही बात भारतीय जनता पार्टी की, जब भारतीय जनता पार्टी कहती सबका साथ सबका विकास, तो आप बोलते मास्टर स्ट्रोक है, और भारतीय जनता पार्टी दूसरे जाति के मुख्यमंत्री को बताती हमने पिछड़े को बना दिया, दलित को बना दिया, ओबीसी को बना दिया, वो भी मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र है, ये सबके साथ सबके विकास की जब बात करते हैं तो उसमें जातिगत राजनीति की बात करने लगते हैं, लेकिन जाति जनगणना नहीं कराएंगे, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी बात, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, लेकिन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं देंगे, ये बात स्पष्ट कर देते हैं, हम पेंशन नहीं देंगे। एक एक करके पॉइंट पर आते हैं। आपने सबका साथ सबका विकास पर सवाल उठाए। शरद त्रिवेदी जी हमारे बीच में है, बीजेपी प्रवक्ता। शरद जी, आपका जवाब। आस्था जी, देखिए, अभी धर्मेंद्र जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और बड़े प्रखर वक्ता हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है और समाजवादी पार्टी का सिर्फ एक गहरा चरित्र है। इनके पार्टी 24 साल में रही है, 24 साल में इन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक के लिए क्या किया है ये बता दें। और इनका एक ही चरित्र जैसे है कि सिर्फ एक ही परिवार का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे जब भी बने मुख्यमंत्री और परिवार एक ही रहेगा। कांग्रेस आप देखें कि पिछले 50 साल में इन्होंने जो है कहा कि नहीं साहब, आज जो एकदम से इनको दलित और ओबीसी आदिवासी प्रेम हो गया है। 10 साल तक राहुल जी के पिताजी खुद बैठे रहे मंडल कमीशन रिपोर्ट पे, इंदिरा जी बैठी रही मंडल कमीशन रिपोर्ट पे, किसी ने लागू नहीं होने दी। और पिछले 24 साल में जब इनकी सरकार थी, 4 बार समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया। इन्होंने ओबीसी, एससी के लिए क्यों नहीं इन्होंने जनगणना करा ली?
अब क्योंकि जा रहे हैं कि नैया डूबने वाली है तो अब जनगणना कराने की जरूरत पड़ गई। हमारी पार्टी किसी जाति धर्म वर्ग विशेष के लिए काम नहीं करती, हम सबके लिए काम करते हैं। हमारा कोई जो पोस्टर चिपका रहा है वो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, और हमारे जो चाय बेचने वाला है वो मुख्यमंत्री भी बनता है और प्रधानमंत्री भी बनता है। तो हमारी पार्टी में जो भी काम करेगा उसकी लोकप्रियता, उसकी कर्मठता और कार्यकुशलता पे उसको टिकट दिया जाता है, जाति धर्म पे नहीं दिया जाता। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, जमाना है सोशल इंजीनियरिंग का जमाना। शरद जी को अपडेट होना चाहिए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर कॉलेजों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों में बैकलॉग की भर्ती को भरा, जिससे ओबीसी लोग मुख्य धारा में आए। न्यायालयों, विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति में पारदर्शिता ला करके ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के लोगों को प्रतिनिधित्व दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में सिर्फ और सिर्फ ओबीसी और पिछड़ी की हक मारने के अलावा कोई काम नहीं किया। मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIM, IIT जैसे संस्थानों को जानता हूं, जहां पर 1% से कम भी एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आज भी देश आजादी के 75 साल हो चुके हैं फिर भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 75 सालों में एक भी विश्वविद्यालय, एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक भी जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, चाहे IIT हो, चाहे NIT हो, चाहे आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, उनमें ऐसी कोई भर्ती नहीं करी जिससे ओबीसी और पिछड़ों को मिल जाए। आज जो उत्तर प्रदेश की स्थिति बता दूं मैं, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिलों में से 22 जिलों में ठाकुर जिलाधिकारी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं देता है। मोदी जी की जो सेक्रेटेरिएट है, मोदी जी के सेक्रेटेरिएट में मात्र 3 ओबीसी हैं, 90 लोगों की सेक्रेटेरिएट है। क्या इनके पास काबिल IAS अफसर नहीं है पिछड़ी जातियों में? क्या शेड्यूल कास्ट में काबिल अफसर नहीं है? पर उनको नहीं लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के पास हाथी के दांत है दिखाने। जो आप कहती है ना, राष्ट्रपति इन्होंने बनाया, इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, ये सब हाथी के दांत है। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए क्या स्थिति है। अगर उत्तर प्रदेश की भयावह स्थिति आप देखेंगे, NCRB के आंकड़े भी 2 दिन पहले आए हैं। शरद जी बोलिए। उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, 65,000 मामलों के साथ। जो दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, वो 45,000 मामले हैं, उसमें 20,000 अंतर है, और ढोल पीटते हैं जीरो टॉलरेंस। शरद जी। आस्था जी, मैं प्रिंट की रिपोर्ट इनके कार्यकाल में बता रहा हूं कि कौन कहां पे किस पद पे था। According to UP Home Department sources, the major districts of UP, particularly those under the influence of ruling Yadav family, ये हमने नहीं लिखा है, ये प्रिंट मीडिया की डायरेक्ट रिपोर्ट है और बड़ा सम्मानित मीडिया है कि nearly 60% police stations are headed by Yadav officers. In Badaयूं, where 2 minor girls were raped and hanged, 16 out of 22 police stations were headed by Yadav officers. Badaयूं is represented by Chief Minister Akhilesh Yadav's cousin Dharmendra Yadav in the Lok Sabha, and also all the 5 men accused of rape and murder belong to Yadav community. ये देखिए, हम जातिवाद की बात नहीं करते क्योंकि धर्मेंद्र भाई ने ऐसी बात कही थी, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ा। और हम किसी भी जाति धर्म की बात नहीं करते। हमने अगर 11 करोड़ पानी के कनेक्शन दिए तो किसी जाति धर्म को देख के नहीं दिया है। बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, गैस के कनेक्शन, 43 लाख मकान हमने उत्तर प्रदेश में दिए हैं, किसी जाति वर्ग विशेष को देख के नहीं दिया है इन्होंने। और अल्पसंख्यक का अभी इन्होंने पीडीएफ फॉर्मूला बनाया है। पीडीएफ फॉर्मूला 4 महीने तक नहीं चल सका कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। फिर जब इन्होंने देखा अल्पसंख्यक वाली कहानी नहीं है, हम उनको बेवकूफ बना पा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि सब अल्पसंख्यक को अगड़ा कर देते हैं, अगड़ों को बेवकूफ बनाएंगे, लेकिन एक ही धर्म और एक ही जाति के लिए काम करेंगे। किसी ने उत्तर प्रदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश में ईसाई भी रहते हैं, किसी ने कहा उत्तर प्रदेश में पारसी रहते हैं, क्योंकि पारसी वोट इतना नहीं है कि किसी को जिताने या हराने में मदद कर सके। हमारा निरपेक्षता है। मैं आपको एक आखिरी चीज बताना चाहूंगा आस्था जी, गुजरात में 168 यहूदी धर्म के लोग हैं, उनको हम लोगों ने अल्पसंख्यक स्टेटस दिया है। 168 लोगों पे आप प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते। ये हमारा धर्म, हमारी धर्म निरपेक्षता है। ठीक है, प्रदीप सिंह जी, मैं आ रही हूं। धर्मेंद्र जी, एक बार प्रदीप सिंह जी बात रख लें अपनी। नहीं, भारतीय जनता देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी समाजवादी पार्टी की सरकार में के ऑफिसरों की स्थिति बताई। आप उत्तर प्रदेश की इस समय की राजधानी से लेकर किसी भी जनपद में जाइए, किसी भी थाने में 80% थानों में आज एक ही बिरादरी के इंस्पेक्टर हैं। लखनऊ जहां पर हम बैठे हैं, केवल इन्हीं का 45 थानों में की स्थिति देख लीजिए, एक ही बिरादरी के इंस्पेक्टर यहाँ बैठ रहे हैं। और जब अपराध की बात करते हैं और जब बैकवर्ड लीडरशिप की बात करते हैं, तो आप ये बताएं, क्या अब ऐसा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर कि दलित नौजवान घोड़ी पे चढ़कर शादी में जाएगा तो उस पर लाठियां नहीं चलेंगी?
और उसके विरोध करने के लिए जब राजनीतिक दल सड़कों पर आएंगे तो उन पर लाठियां नहीं चलेंगी। क्या ऐसी परिस्थिति आएगी? क्या गुजरात के वो दलित परिवार के लोग जब जानवरों की खाल निकालने का व्यापार करते हैं उनको कमरों में बंद करके मारा नहीं जाएगा? क्या ये स्थितियां आएंगी? निश्चित तौर पर हमें कहते हैं जनगणना से भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों हट रही है, इसलिए हट रही है कि उसके बाद जवाब शरद कोई भी सचिव शरद जी को काश दिखाई देता कि उत्तर प्रदेश में दलित को के मुंह में पेशाब कर दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस है और दलितों के प्रति इनका व्यवहार है। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर दलित बेटी को बिना उसके परमिशन के रात में प्रशासन जला देता था कि पता भी ना चले। ये उत्तर प्रदेश है। तो ये उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उसको उसकी बात नहीं करेंगे। यही उत्तर प्रदेश है जहां कानपुर में 2 माँ और बेटियों को प्रशासन ने जला दिया, उस पर इनका मुंह नहीं खुलेगा। इतना जघन्यतम अपराध उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। एक महिला थाने में शिकायत करने गई रेप का और उसको थानेदार ने रेप कर दिया उसके साथ। तो उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी संवेदनहीन है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 5 कृषि विश्वविद्यालय में ठाकुर कुलपति हैं। ये इनको जातिवाद नहीं दिखाई देता। ये तो लगता है कि भाई बांट रहा कोई दिक्कत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का कथनी करनी में बहुत अंतर है। इसके हाथी के दांत देखने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। ये उत्तर प्रदेश जनता पूरी तरह समझ चुकी है। अब इसीलिए पहले विकास की बात करते थे, अब कह रहे हम इस जाति के मुख्यमंत्री को बना दिया, हम इस जाति के मुख्यमंत्री को बना दिया, हमने इस जाति को मुख्यमंत्री बना दिया। तो पहले बता दें कि पहले वाली बात सही थी, अब वाली बात सही है। धर्मेंद्र जी जवाब आ गया, बोलिए शरद जी। अगर अतीक अहमद के लड़कों का और गुरुओं का इनकाउंटर होगा तो विकास दुबे का भी इनकाउंटर होगा, विजय मिश्रा का भी के ऊपर कार्रवाई होगी, आकाश जाट, अंकित गुर्जर के ऊपर भी कार्रवाई होगी। परथला में अभी जो मंदिर तोड़ा गया है किसी ने नहीं बताया, ये उत्तर प्रदेश में ही है, गौतम बुद्ध नगर में है। वहां पे क्या तो अगर हमने मंदिर तोड़ा है तो उसकी किसी ने नहीं बताया क्योंकि वो एक काफिरों की जगह है। अभी अगर किसी मस्जिद की दीवार को सीधा करने की भी अगर बात हो जाए तो साहब देश बर्बाद हो जाएगा, देश टूट जाएगा। यही इनको सोशल इंजीनियरिंग इनको 9 साल से सत्ता से बाहर रखे हुए है। हम सोशल डिलीवरिंग कर रहे हैं, हम सोशल इंजीनियरिंग का समय खत्म हो चुका है। मंडल कमीशन के आने के बाद एक समय आया था जब ये सोशल इंजीनियरिंग की बात थी, अब सोशल डिलीवरिंग की बात है। अब सिर्फ 4 जातियां हैं जो पिछड़ी हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी काम करे। युवा है, महिला है, किसान है और गरीब है, हम इनके लिए काम करते हैं और हमने करके भी दिखा दिया है। जो भी काम भारतीय जनता पार्टी ने किया वो किसी भी जाति धर्म को देख के नहीं दिया। आज भी जो उत्तर प्रदेश में जिले हैं उसमें 57 जिला अध्यक्ष ओबीसी हैं। हमने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाया है अभी। और आप देखें कि जब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने थे तो सारा विपक्ष उनके खिलाफ खड़ा था। ये सब दलितों के सम्मान में है। और जो भी महिलाओं के सम्मान की बात हमारे धर्मेंद्र भाई कर रहे थे, हमें लग रहा है कि मायावती जी भी दलित की बेटी थी, उनके साथ इन्होंने क्या किया। लखनऊ में आईजी लखनऊ रेंज को धमकी माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं, वो कौन सी समाजवाद था ये आज इसी वजह से सारा विपक्ष जो है जिस गद को प्राप्त है वो सिर्फ है कि हम इस जाति को उससे जोड़ के बना देंगे, फलाने धर्म को फलाने से जोड़ देंगे। यही कर्म है जैसे आज इस गद को प्राप्त है। आस्था जी, हाँ प्रोफेसर गंगा साहब मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार जवाब धर्मेंद्र जी दे दें। बोलिए धर्मेंद्र जी। आस्था जी, प्रधानमंत्री जी के हिसाब से इस देश में एक जाति है किसानों की और पूरी आबादी है लगभग 100 करोड़, लेकिन उसी किसान जाति को 1 साल तक तपती हुई धूप, कड़कड़ाती हुई ठंड और बरसात में सड़कों पर लेटने के लिए मजबूर कर दिया और 1000 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। और ये अपने एक जाति के 1000 लोगों को मारने में बिल्कुल अच्छी भूमिका में खुश रहे। तो एक जाति का इन्होंने ये काम कर दिया और झूठा वादा किया कि हम आपको एमएसपी की गारंटी दे देंगे, आपकी आय 2 गुनी कर देंगे। 100 करोड़ लोगों को इस तरह से छल लिया। इसके बाद युवा इनके एक जाति बताते हैं, युवा इनकी एक जाति है। इन्होंने 20 करोड़ रोजगार देने की बात कही कि युवाओं को कि हम 20 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे। और शरद त्रिवेदी जी खुद अब आप बताइए कि अभी तक आपने 20 करोड़ में से कितना रोजगार दे दिया। तो 20 करोड़ युवाओं को ठग लिया, 100 करोड़ किसानों को ठग लिया। महिलाओं के खिलाफ अपराध आज भी बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बता दिया। और जातिवाद का जो मैंने एग्जाम्पल बताया, आज भी उत्तर प्रदेश में 75 में से 55 जिलाधिकारी सवर्ण है। शरद त्रिवेदी जी जवाब देंगे, उससे पहले प्रोफेसर गंगा सहाय बोलिए। आस्था जी, पहले तुमने 20 करोड़ की नौकरी के लिए नहीं कहा था, हमने 2 करोड़ नौकरी के लिए कहा था। और 2 साल हो चुके हैं, 10 साल हो गए, 20 करोड़ हो गया। कितनी सुधारिए? 2 करोड़ प्रति वर्ष। देखिए हमने 2 करोड़ 10 साल का देना है तो 1 साल का नहीं देना है। जवाब सुन लीजिए, जवाब बोलिए शरद जी। हमने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे और 2 करोड़ हमने नहीं कहा था सरकारी। 10 साल में 20 करोड़ हो गया।
करोड़ सरकारी नौकरी बांटने की बात नहीं करी थी। हमने कहा था कि हम इस तरह का विकास का कार्य करेंगे कि 13.5 करोड़ लोगों को हम गरीबी रेखा से ऊपर लाएंगे। हमने कोई विकास का कार्य नहीं किया। पहले 17 किलोमीटर सड़क बनती थी, अब 70 किलोमीटर सड़क बनती है। अरे पहले रोजगार की बात कर ली थी। मैंने आपसे कहा कि आपने 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देने की बात। मुद्दों पर बहस को लाकर मेरे सवाल के जवाब से बच नहीं सकते प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। आप मैं बार बार पूछती रही कि अब बताइए कि जो ये सोशल इंजीनियरिंग प्लान है उसके बाद आप लोग किस तरह 2024 में बीजेपी को जवाब देंगे। इस पर फिलहाल आपने कोई स्पष्ट जवाब अभी तक दिया नहीं है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं आप चुनावों में उठाते हैं, उठाते रहेंगे, आपका अधिकार है। इस बहस को यही रोकना होगा क्योंकि समय खत्म हो गया है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बीजेपी ने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चुनाव में न सिर्फ 2024 का संदेश दिया है बल्कि यह भी तय हो गया है कि विपक्ष के जाति आधारित मुद्दों की काट बीजेपी के पास है। यूपी से लेकर बिहार, झारखंड से लेकर ओडिशा, बंगाल तक के जातीय समीकरणों को एक ही दांव में बीजेपी ने साध लिया है। लेकिन अब मुश्किल INDIA गठबंधन के सामने है। ये चुनौती है कि आखिर इस बीजेपी के रणनीति का जवाब अब वो किस तरह देंगे 2024 में। महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।